तो नेशन न्यूज में सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जिसकी फिजाओं में जहर घुल गया है। दिल्ली में दम घुट रहा है और ये प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग लाचार हैं, घरों में भी राहत नहीं है और सड़क पर निकलना तो किसी टॉर्चर से कम नहीं है। डर की बात यह है कि कहीं ये दम घुटू हवा लंदन में 1952 में हुए ग्रेट स्मॉग जैसे हालात न बना दे, जिसमें करीब 4000 लोगों की जान चली गई। और इस बीच सबसे ज्यादा दुखद स्थिति यह है कि हमारी दिल्ली सरकार को अपनी दूसरे राजनीतिक काम साधने से फुर्सत मिली हफ्ते भर बाद, और अभी भी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाया गया है जिससे कुछ असर पड़े। दिन में ही अंधेरे जैसे हालात, चारों ओर धुएं की दहशत, दिलवालों की दिल्ली पर सफेद अटाए, चारों तरफ धुंध ही धुंध। और ये सिर्फ कोहरा नहीं, स्मॉग है जो कहीं ज्यादा जहरीला है। राजधानी मानो गैस चैम्बर बन गई है। यहां जीना मुहाल है, यहां सांस लेना मुश्किल है, यहां रहना दुश्वार है। आसमान में छाए ये बादल नहीं, राजधानी की फिजा में खुला जहर है जिसने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक मीटर के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे किस एरिया में सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन कमरे से शुरुआत करते हैं। एक कमरे में बैठकर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कमरा भी हमारा सुरक्षित है या नहीं है। हमारे साथ में डॉक्टर के अग्रवाल साहब हैं और उनके हाथ में जो पोल्यूशन मीटर है और उसके आंकड़े जो बता रहे हैं वो कुछ और ही बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आंकड़े देख रहे हैं आप पोल्यूशन मीटर में? क्या आंकड़ा? इस कमरे में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, उसके बावजूद भी PM10 326 है, 300 से ज्यादा है, और PM 2.5 250 से ज्यादा है, जो कि अलार्मिंग है। ये तब हाल है कि जब हमारे यहाँ पे एयर प्यूरिफायर सुबह से लगा हुआ है, और जब भी कोई भी वैल्यू 300 से ज्यादा हो PM10 की, फेफड़ों को खराब करेगी, और ये जो PM 2.5 वाली है ये हार्ट को खराब करेगी। दिल्ली के आसमान पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दिवाली पर पटाखों की वजह से ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही बढ़ती जा रही है दिल्ली NCR के लोगों की परेशानियां। स्मॉग हो गया, ठंड इसकी वजह से बढ़ गई है, सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है, भाग दौड़ नहीं करी जा रही पहले की तरह, मगर फिर भी देखो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी और परेशानी तो है। देखो जो बात है, दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी है इसकी वजह से। केजरीवाल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट्स आपस में लड़ रही हैं कि हाँ भी क्या कहते हैं हरियाणा एंड पंजाब से क्या कहते हैं पोल्यूशन आ रहा है, बट फिर भी गवर्नमेंट बहुत लेट उठी है इसके लिए एक्शन लेने के लिए। अगर हम पटाखे नहीं फोड़ते तो स्मोक शायद होता ही नहीं, तो इसी कारण से ये जो स्मोक है ये ऊपर जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ना ठंड बढ़ रही है ज्यादा और ना ही बस ये स्मोक इतना पोल्यूटेड हो रहा है कि बंदों की आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरे के स्तर को पार कर चुका है। बिगड़ते हालात को देखकर NGT ने सख्त रुख अपनाया और दिल्ली सहित 4 राज्यों के पर्यावरण सचिवों को तलब किया और उन्हें प्रदूषण रोकने के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। बावजूद इसके हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आज जब एयर पोल्यूशन की बात आई तो दिल्ली गवर्नमेंट को NGT ने कहा कि आप जो ये हेलीकॉप्टर का यूज़ है क्या सिर्फ VVIPs के लिए करेंगे या फिर जो दिल्ली की जनता का जो सेहत है उसको ध्यान में रख के आर्टिफिशियल रेनिंग को भी कुछ आप सोच रहे हैं। तो इस पे आज कोर्ट ने डायरेक्ट करा है, NGT ने डायरेक्ट करा है दिल्ली गवर्नमेंट को कि इस पे आप हमें कल तक बताएंगे कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी मुंह पर मास्क बांधे घरों से निकल रहे हैं। हालांकि अब सरकार भी जाग चुकी है। हालात को काबू में करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिलहाल स्मॉग की काली छाया से मुक्ति मिलनी बाकी है। सैयद आमिर हुसैन और दीपक रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ये बात हम सब जानते हैं कि दिल्ली का दम घुट रहा है। लोग दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं, राजधानी की हालत अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो सरकार भी जागी है। हालात आपातकाल के हैं, इसलिए कदम भी कड़े उठाए जा रहे हैं, लेकिन राहत अभी तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, जो चिंता का सबब है। और सवाल सरकार पर भी है, क्या वो देर आई लेकिन दुरुस्त नहीं आई? पेड़ों पर पानियों की बौछार, सड़कों से गंदगी हटाने पर जोर। दिल्ली का दम घुटने लगा तो सरकार भी सतर्क हो गई। आनन फानन में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ मीटिंग बुला ली और कड़े कदम उठाए जाने लगे। राजधानी में 5 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन को बंद कर दिया गया है। लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। स्कूल 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। जनरेटर नहीं चलेंगे। ऑड इवन पर फिर से विचार किया जा रहा है। पत्तियां जलाने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है।
निगरानी के लिए मोबाइल ऐप जारी होगा। एमसीडी को कूड़े के ढेरों में लगी आग फौरन बुझाने के निर्देश दिए गए हैं। बदरपुर पावर प्लांट बंद रहेगा। प्लांट से फिलहाल राख उठाने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र से आर्टिफिशियल रेन कराने की बात भी की है। क्योंकि ये पूरे रीजन की प्रॉब्लम है, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, नोएडा, पंजाब सभी की है और स्मोकी एयर है। जब वो लोग चाइना वाले आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं, अगर ये संभव है तो हम लोग भी लेके आएं और उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, और ताकि जब भी कभी इस तरीके की समस्या हो उसे अप्लाई करके इसका समस्या का तुरंत समाधान कर सकें। हालात आपातकाल जैसे हैं। हवा में घुला जहर हाहाकार मचा रहा है और इसलिए सियासत भी चरम पर है। दिल्ली सरकार को लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है पराली, जो किसान अपनी खेतों में जला देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की माने तो ये इस हालात के लिए महज 20% जिम्मेदार है। हमने आज गुजारिश करी है, अगर जो प्रणाली जलती है और वहाँ अगर हम उस प्रणाली को सब खरीद लें और उसमें अगर हमारा भी योगदान चाहिए, दिल्ली सरकार का भी चाहिए, तो उसमें हम साथ खड़े हैं और ताकि उसे डिस्पोज ऑफ कर सकें और सभी किसान भाइयों को उसका पूरा पैसा मिल जाए, तो वो क्यों जलाएंगे। नहीं, हमने, मुझे लगता है शायद यूपी अकेला ऐसा राज्य होगा जिसने तुरंत उसको क्रियान्वित किया था। हमें जो एडवाइजरी लास्ट ईयर जारी की गई थी उसके 30 दिन के अंदर, मुझे लगता है शायद उससे भी कम में, हमने गजट भी कर दिया था, नोटिफाई भी कर दिया था, और आज की तारीख में बैठक में ऐसी कोई बात दिल्ली की तरफ से नहीं कही गई। नेबरिंग स्टेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 20% के अंदर है, मैं बता चुका, इससे ज्यादा उसके अंदर है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम, अपनी जवाबदारी और अपने गोल्स देख करके अगर चलेंगे तो समस्या का जल्दी निदान हो जाएगा। स्मॉग संकट के लिए एनजीटी ने सभी सरकारों को फटकार लगाई है, तो वहीं सियासत में संग्राम के सहारे दिल्ली के दमघोंटू हवा की वजह तलाशी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस हालात के लिए यही सियासत जिम्मेदार नहीं। पिछले 1 साल से एनजीटी ने प्रदूषण पर कई निर्देश दिए, लेकिन उनका कड़ाई से पालन नहीं हुआ। 16 अक्टूबर 2015 को कोर्ट ने सरकार को विज्ञापन निकालकर लोगों को पटाखे नहीं चलाने के लिए जागरूक करने को कहा। हकीकत यह है कि सरकार ने विज्ञापन जारी नहीं किया। 20 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के फसल का कचरा जलाने पर रोक के लिए विज्ञापन निकालने को कहा, लेकिन यूपी, हरियाणा और पंजाब में सरकार किसानों को जागरूक करने में नाकाम रही। 18 जुलाई 2016 को एनजीटी ने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ियां पहले हटेंगी, लेकिन 90,000 ट्रक समेत लाखों पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली में दौड़ती रहीं। जाहिर है आज जो संकट विकराल हो चुका है उस पर वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद ऐसे हालात ही नहीं बनते। दीपक रावत और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो वक्त रहते कार्रवाई की जरूरत थी, वक्त रहते जरूरी कदम उठाने थे। पता था कि पराली जलाने का वक्त आ गया है, दिवाली भी आ रही है, पटाखे भी जलेंगे, लेकिन उस वक्त तो हमारी दिल्ली सरकार जो है वो पंजाब की राजनीति को साधने में ज्यादा बिजी थी और कहीं ना कहीं ओआरओबी के मुद्दे पर हुए आत्महत्या के मुद्दे को भुनाने में ज्यादा बिजी थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दहशत का खौफनाक प्लान बताते हैं आपको। खुफिया एजेंसियों की जानकारी मिली है कि लश्कर चीफ हाफिज सईद अपने आतंकियों को अब पानी के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है और इस नापाक प्लानिंग में पाक सेना भी आतंकियों का बढ़ चढ़कर साथ दे रही है। कभी एलओसी पर फायरिंग, कभी रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी और कभी सैनिकों पर छिपकर हमला। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी है, लेकिन इन हमलों के पीछे की असली वजह अब सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान इन हमलों के जरिए भारतीय सेना और बीएसएफ का ध्यान भटकाना चाह रहा है। इन हमलों की आड़ में पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश में जुटे हैं और आतंकियों ने इस बार घुसपैठ के लिए पानी को सरिया बनाया है। सूत्रों की माने तो आतंकियों की जो बातचीत इंटरसेप्ट की गई है उसके मुताबिक मोस्ट वांटेड आतंकी और लश्कर चीफ हाफिज सईद एक बार फिर अपने आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने की फिराक में है और इस बार आतंक के आका ने पानी का रास्ता चुना है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बॉर्डर पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और बीएसएफ ने कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है, लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब जो आतंकी हैं
वो नदियों का सहारा ले सकते हैं भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए। दरअसल जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर से 3 नदियां और 11 नाले भारत से पाकिस्तान की ओर जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 8 से 9 आतंकी जम्मू में निक्की तवी और बड़ी तवी नदियों को घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट के बाद बीएसएफ ने जम्मू की निक्की तवी और बड़ी तवी समेत उन नदियों और नालों की सुरक्षा दोगुनी कर दी है जहां से घुसपैठ की आशंका ज्यादा रहती है। मैं आपको बता दूं कि कई तरह के इक्विपमेंट्स बीएसएफ पहले ही इन नदी नालों पर लगा चुका है, लेकिन अब एक बार फिर ये अलर्ट जारी हुआ है और बीएसएफ ने अब यहाँ पर ये जो नदियों वाला इलाका है वहाँ पर सतर्कता बढ़ा दी है और बीएसएफ के जो जवान हैं उनसे यहाँ पर 24 घंटे सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हाफिज सईद ने अपने इस टेरर प्लान को अंजाम देने के लिए लश्कर कमांडर अबू इरफान टांडेवाला को जिम्मेदारी सौंपी है और भारत में आतंकियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना भी उनकी भरपूर मदद कर रही है। कि ये पानी के जरिए, वो झील के जरिए जरूर कोशिश करेंगे आने के लिए, नहीं तो मिलिटेंट्स कैसे आ जाते हैं और आर्मी उनको कंट्रोल करता है, आर्मी उनको मार देता है, वो इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो बिल्कुल जो आने की कोशिश करेगा, और नॉन स्टेट एक्टर्स बिल्कुल ठीक बोला, पाकिस्तान तो बोलता है हमको इनको पता नहीं है, वो उनको पैसे देते हैं, मदद देता है, लश्कर तोयबा, जमात-उद-दौला, मौलाना मसूद अजहर, पूरी दुनिया को पता है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ के लिए आतंकी सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आतंकी 20 अक्टूबर से अब तक 6 बार और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 15 बार इंटरनेशनल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। आतंकियों के घुसपैठ की इन कोशिशों को भारतीय जवानों ने अब तक नाकाम किया है, इसलिए आतंकी अब नदी नालों के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू से शहनवाज खान के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए सैनिक गुरसेवक सिंह का आज तरन-तारन में अंतिम संस्कार किया गया। गुरसेवक को अंतिम विदाई देने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे थे और जिनमें सबसे ज्यादा दिल को चीर देने वाली तस्वीर वो थी जब उनकी मंगेतर उनको अंतिम विदाई देने आई। 3 महीने बाद शादी थी, लेकिन तिरंगे में लिपटा शव पहुंचा। ये दर्दनाक हकीकत है तरन तारन के शहीद गुरसेवक सिंह की। अपने बेटे को ताबूत में बंद देखकर इस माँ का कलेजा फटा जा रहा है। बूढ़े माँ बाप की आंखें पथरा सी गई हैं और बहनें रो रो कर बेहाल हुई जा रही हैं। क्या क्या ख्वाब संजोए थे सबने गुरसेवक के लिए। सेहरा सजेगा, नाच गाना होगा, बारात जाएगी, गुरसेवक की दुल्हन सज धज कर घर आएगी, लेकिन माँ बाप, बहन और पूरे परिवार के सपनों को दुश्मन की एक गोली ने चकनाचूर कर दिया। जिस घर से गुरसेवक की बारात निकलनी थी, वहीं से अर्थी निकली। जिसे सज धज कर घोड़ी पर सवार होना था, उसे तिरंगे में लिपटाकर चिता पर लिटा दिया गया। शहीद गुरसेवक का शव जब उनके गांव पहुंचा तो नम आंखें लिए सैकड़ों लोग अपने बहादुर बेटे को अंतिम विदाई देने पहुंचे। सभी गमगीन थे, लेकिन उस एक लड़की का दर्द सभी पर भारी था जिसके साथ गुरसेवक की 3 महीने पहले ही सगाई हुई थी और फरवरी में शादी भी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इसी बीच आई एक मनहूस खबर ने सारी तैयारियों, सारी खुशियों पर विराम लगा दिया। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ। तो पता लगे कि वीर जी दुनिया तो चले गए। खुशी है वीर जी चले गए, वीर जी हर न्यूज़ ते आ रहे हैं, हर घर घर खबर जा रही है। बड़ा मान है वीर ते, गर्व है सानू, साडे वीर ने देश के लिए कुर्बानी दी है। अब पूरे घर, पूरे गांव में मातम पसरा है। हालांकि सभी को फक्र भी है कि गुरसेवक ने देश के लिए कुर्बानी दी। मेरा जरा बेटा है गुरसेवक सिंह, ते वो उथे रजौरी शहीद हो गया। सब तो सानू ये गल आ भी बहुत खुशी की गल वा भी देश ने जान दी है। 23 साल के गुरसेवक सिंह जम्मू कश्मीर में पुंछ की कृष्णा घाटी में तैनात थे। शनिवार को पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकने की कोशिश में गुरसेवक सिंह को भी गोली लगी और वो शहीद हो गए।
गुरसेवक सिंह 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 22 सिख रेजिमेंट के सिपाही थे। देश के लिए मर मिटने के जुनून के साथ गुरसेवक ने सेना की वर्दी पहनी थी और देश की खातिर ही मर मिटे। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आगे बढ़ते हैं और एक और दुखद खबर त्योहार के बीच आई, महापर्व के बीच आई। छठ पूजा का आखिरी दिन कई परिवारों के लिए मातम लेकर आया। अलग अलग हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 9 बच्चे हैं। दरभंगा में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं सूबे के अलग अलग हिस्सों में 7 बच्चे डूब भी गए। बिहार में छठ के दौरान मातम, अलग अलग हादसों में कुल 12 लोगों की मौत। बिहार में सूर्य उपासना के पर्व छठ का आखिरी दिन कई घरों के लिए मातम लेकर आया। पर्व के उत्साह और जोश पर लापरवाही भारी पड़ी। दरभंगा में हुए एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा समस्तीपुर दरभंगा रेल मंडल के रामभद्रपुर में हुआ। खबरों के मुताबिक छठ पर उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाएं घर लौटते समय रेलवे लाइन क्रॉस कर रही थीं। इसी दौरान 5 लोग तेजी से गुजर रही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। छठ घाट से घर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक एक ट्रेन आई और 5-6 महिला को काटते हुए आगे बढ़ गई। कहाँ से वो महिलाएं कहाँ से आ रही थी? वो छठ पूजा करके घाट से घर की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर से एक और दर्दनाक खबर आई। यहां छठ पूजा के दौरान कदानी नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं पटना में बाढ़ में 2 लड़कियां मलाही घाट पर डूब गईं। खगड़िया जिले के भरपुरा में उगते सूरज को अर्घ देने के वक्त 3 लड़के डूब गए। साफ है कि प्रशासन आस्था के महापर्व पर पहले हुए हादसों से कोई सबक नहीं सीख पाया और प्रशासन की लापरवाही से मासूम लोग बेमौत मारे गए। दरभंगा से अमित कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की। बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन और भोपाल में सिमी के 8 आतंकियों के एनकाउंटर का मुद्दा छाया रहा। बैठक के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया और वर्किंग कमेटी ने तय किया है कि अभी सोनिया गांधी इस पद पर बनी रहेंगी। जिस प्रकार से पढ़ने, लिखने, देखने, इन सब की आजादी को एक एक करके, चाहे वो कलमकार हो, चाहे वो टेलीविजन के हमारे मित्र हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे वो राजनीतिक दल हों, उन सब पर जो हमला बोला जा रहा है अभिव्यक्ति की आजादी पर मोदी सरकार के द्वारा, उसकी घोर और कठोर निंदा कांग्रेस कार्य समिति ने की और सरकार से कहा कि वो इस प्रकार के कुकृत्यों से बाज आए और इन पर फौरन रोक लगाए। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो साफ तौर पर यह साबित करेगी कि हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं। हमारा प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबक लेने को तैयार नहीं है। अभी भोपाल जेल से सिमी के 8 कैदियों के फरार होने और उनके एनकाउंटर की खबर ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि निगरानी व्यवस्था सवालों के घेरे में थी कि बैतूल से भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर आकर हमारे सामने सवाल खड़ा कर गई। जिला अस्पताल से रेप का एक आरोपी हथकड़ी समेत फरार हो गया। कैसे किया उसने ये आप खुद देखिए। हथकड़ी बंधी है लेकिन रफू चक्कर होने की पूरी कोशिश है। वो धीरे धीरे जंजीर को बेड से अलग करता है, सधे हाथों से फुर्र होने का जुगाड़ करता है। और फिर कुछ ही पलों बाद अस्पताल के कमरे से बाहर निकल जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला अस्पताल से रेप का यह आरोपी इसी अंदाज में फरार हो गया। वारदात 5 नवंबर की बताई जा रही है। पुलिस आरोपी को अस्पताल में चेकअप के लिए ले आई थी, लेकिन यह कैदी वहां से रफू चक्कर हो गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। बाद में पुलिस लकीर पीटने लगी, लेकिन कैदी का अब तक कोई सुराग नहीं है। बताया जा रहा है कि रेप का यह आरोपी थाना प्रभारी और 2 पुलिस वालों की निगरानी में अस्पताल लाया गया था, लेकिन कैदी उनको चकमा देकर चंपत हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैदी किस तरह से वार्ड से भागने में कामयाब रहा। मामला तूल पकड़ चुका है।
एसपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन इस वारदात ने कैदियों की निगरानी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो नेशन न्यूज़ में ये थी दिन की हर बड़ी खबर, हर पहलू के साथ।